सर ये बताइए कि ये जो बसपा अध्यक्ष मायावती है और आकाश आनंद है वो बसपा को किस तरह से मजबूत बनाएंगे? तो बहुजन समाज पार्टी गठबंधन की राजनीति में क्यों नहीं आती? मायावती का कहना है कि जब जब हमने गठबंधन किया है तब तब हमको नुकसान हुआ है। ये बसपा ने दिखाया कि उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी एक ताकत है। नमस्कार, एमजे टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुखी श्री। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बसपा अध्यक्ष ने 9 अक्टूबर को विशाल रैली की, जिसमें उत्तर प्रदेश की सियासत बदल गई है। रैली के बाद बसपा अध्यक्ष और आकाश आनंद ने उत्तर प्रदेश के लिए खास योजना बनाई है और मायावती ने 2027 में सरकार बनाने का वादा भी किया है। आज उत्तर प्रदेश की सियासत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है एमजे टॉक शो के संपादक मनोज तिवारी जी। तो चलिए हम उनसे बातचीत करेंगे। हम उनसे उत्तर प्रदेश की राजनीति और बदलती हुई सियासत पर बात करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम आपसे उनको मिलवाते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको जो बोलने का समय दिया, मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले सवाल तो मेरा यही रहेगा कि जो मायावती, बसपा अध्यक्ष मायावती ने जो रैली की थी उससे आप क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि बहुत सालों के बाद मायावती ने इतनी बड़ी रैली किया था और उस रैली में आपको हम बताएं कि बहुजन समाज पार्टी की जो कार्यकर्ता थे वो अपना संसाधन लगा के गए थे। पहले क्या होता था, जब चुनाव के समय वो रैलियां करती थी तो जो प्रत्याशी होते थे वे बस की व्यवस्था करते थे। इधर मायावती की कई सालों से सरकार नहीं है, सत्ता में नहीं है, तो जो बसों की व्यवस्था हुई या जीप की व्यवस्था हुई या जो अपने साधन की व्यवस्था हुई उसको कार्यकर्ताओं ने खुद किया। कार्यकर्ता लोग व्यवस्था करके, और सोचे कि 10 लाख से ज्यादा लगभग लोग जो है लखनऊ में पहुंचे। उन्होंने ये बताया कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जनता है। अपनी प्रासंगिकता को प्रूव करने के लिए बसपा अध्यक्ष ने रैली किया। उस रैली से ये बदलाव आया कि बहुजन समाज पार्टी की जो लोग चर्चा नहीं करते थे, चाहे वो मीडिया नहीं चर्चा करती थी या तमाम विश्लेषक जो है बहुजन समाज पार्टी को एकदम अलग मान के चलते थे, उनकी जुबान बंद हुई। और ये बसपा ने दिखाया कि उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी एक ताकत है, जो बहुजन समाज पार्टी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के बारे में तमाम तरह के लोग भ्रांतियां फैलाए हुए थे कि कई ऐसी लोग हैं जो नेता आगे आ गए हैं, बहुजन समाज पार्टी समाप्त हो गई है। लेकिन बसपा अध्यक्ष के एक आह्वान पर, कांशीराम की जयंती पर जिस तरीके से लाखों की लाखों संख्या में लोग पहुंचे हैं, उसने बहुजन समाज पार्टी को ऊर्जा तो दे ही दी है। तो किस तरह से मतलब असर दिखेगा 2027 में आने वाले चुनाव पे? जो बस मायावती ने जो रैली किया, तो क्या असर आपको देखने को मिलता है? देखिए, 2027 चुनाव भी बहुत दिन है। अब मायावती ने जो अपनी ताकत दिखाई है उससे और लोगों को रणनीति बनानी पड़ेगी। मायावती को इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। जहां तक आप असर की बात कर रही हैं, इस एक रैली से मायावती सरकार नहीं बनाने जा रही, क्योंकि जब मायावती 2000 उनकी रैली पे जो उन्होंने रैली की, उसमें बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हाँ, बीजेपी की बी टीम करके। हाँ, वो मैं बताता हूँ। देखिए, ऐसा है, मायावती ने एक छोटे से संक्षेप में उन्होंने कहा कि भाई पार्टी जो बसपा ने स्मारक बनवाया था, जब सपा की सरकार थी तो जो स्मारक के पैसे को अन्य मद में खर्च कर दिया जाता था, लेकिन भाजपा की जब सरकार आई तो उसने जो है क्या कहते हैं उस पैसे का खर्च रख रखाव में, पार्क के रख रखाव में खर्च किया। इसके लिए उन्होंने भाजपा सरकार को धन्यवाद दिया। अब वही धन्यवाद को लोगों ने पॉइंट पकड़ लिया और कहा कि जो है मायावती ने भाजपा सरकार की तारीफ की, मायावती ने भाजपा सरकार की तारीफ की। देखिए, होता क्या है, जो पार्टी सत्ता में होती है उससे सवाल उठते हैं, उससे रोजगार के नाम पर सवाल उठते हैं कि आपने वायदा किया था नौकरियां देने के लिए, आपने उसको क्यों नहीं दिया? आपने महंगाई समाप्त करने के लिए वायदा किया था, आपने उसको क्यों नहीं किया? ये सत्ता पर से सवाल उठाया जाएगा ना। लेकिन मायावती ने अपने पूरे संबोधन में ज्यादा टारगेट वो सपा को करती रही, ज्यादा टारगेट वो कांग्रेस को करती रही। हालांकि उन्होंने भाजपा से भी सवाल पूछे, लेकिन वही होता है ना, अश्वत्थामा मरो न रोए कुंजरो, उसको धीरे से बोल दिया। भाई, आपको कहने का दूसरा तरीका होना चाहिए था। लेकिन आप सपा से और कांग्रेस से तो आपको सत्ता लेनी नहीं है, आपको सत्ता जो है वो लेनी है भारतीय जनता पार्टी से। अगर आप उस भारतीय जनता पार्टी के लिए इस तरीके को उसको धन्यवाद देंगे
उसकी कोई आलोचना नहीं करेंगे तो आम जनता क्या समझेगी। आप समझिए इतनी बड़ी रैली मायावती ने किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति नरम रुख का जो प्रचार हुआ, इससे उस रैली का जो क्या कहते हैं कि मजा है वो किरकिरा हो गया। मतलब लोगों ने सोचा कि यार ये तो भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनसे निराश होंगे। बिल्कुल यही बात आ रही थी कि उनके कार्यकर्ता तो रैली को देख के गदगद थे, लेकिन जिस तरीके से मीडिया में ये नरेशन फैलाया गया तो उससे उनको थोड़ी सी निराशा हुई कि बताइए जिस मनुवाद के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, जिस मनुवाद से हमको सत्ता चाहिए और उसी की मायावती तारीफ करें। लेकिन उसके पीछे रीजन है, होता क्या है कि लोग एक पक्ष देखते हैं, दूसरा पक्ष देखते नहीं है। उतनी बड़ी रैली थी, मायावती ने तो भाजपा की भी आलोचना की। मायावती ने कहा कि हम जो है अकेले दम पे सरकार बनाएंगे, 2007 की तरह सरकार बनाएंगे। हुआ क्या है कि मायावती के खिलाफ साजिशें जो है चलती रही, साजिशें चलती रही, बसपा को कमजोर करने के लिए तमाम तरह के दल बने। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहते हैं कि थोड़ी सी लोगों को निराशा हुई और भाजपा की बी टीम कहने का नरेशन इसलिए फैलाया गया है कि कहीं दलित वोट जो है वो इनकी तरफ एक तरफा ही ना रह जाए। हालांकि अब इससे ज्यादा अबे हो गया है, राजनीति अबे हो गई। राजनीति देखिए मॉडर्न जनरेशन में बदल गई है। अब राजनीति में आप ये नहीं कर सकते कि हम जहाँ कहें वहीं वोटिंग करो। पहले क्या होता था, लोगों को नीला झंडा हाथी निशान ही याद रहता था, लेकिन अब नहीं ऐसा है। नीला झंडा हाथी निशान याद भले, लेकिन मजबूरी नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है कि वो उस पर ही वोट देगा। पहले का जमाना गया, नई जनरेशन में चेंज होगी। तो जैसे कि बसपा अध्यक्ष जो रणनीति बना रही है, तो उससे आपको क्या लगता है कि बसपा एक बार फिर से 2007 में उनका अस्तित्व था वो वापस पा पाएगी? ये अच्छा सवाल है। 2007 के बाद 2007 से 12 तक मायावती 5 साल तक जो है सत्ता में रही। अभी जो है प्रदेश अध्यक्ष कृष्णनाथ पाल जी ने कहा कि 226 सीटों पर हमारा फोकस है, 2027 में 226 सीटें जीतेंगे। 203 सीट जीतने वाली पार्टी को बहुमत मिल जाता है उत्तर प्रदेश में, 403 सीटें हैं। देखिए 2007 को लेकर अभी मैंने कहा ना, राजनीति नेक्स्ट जनरेशन में चली गई है। नेक्स्ट जनरेशन से तात्पर्य ये है कि पहले क्या था। 2007 का मैं सिचुएशन बताऊं, 2007 में पूरा दलित समाज बहन जी के साथ था। साथ में मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग किया था, ब्राह्मण समाज उनके साथ चला गया था, उनके साथ पिछड़ा समाज चला गया था, जिसमें पाल भी थे, कुशवाहा भी थे, ये क्या नाम है, पटेल समाज के लोग थे, है ना। इस तरीके से जो पिछड़ा समाज था वो बहुत बड़ी संख्या में था, जिसको लेकर के मायावती ने 2007 में लगभग 206 सीटों पर उनको जीत मिली। लेकिन आज की तारीख में आप सिचुएशन देखिए, पटेल समाज की अलग पार्टियां हैं, पाल समाज की अलग पार्टियां हैं, कुशवाहा समाज की अलग पार्टियां हैं, चौहान समाज की अलग पार्टियां, पिछड़े समाज की बात मैं कर रहा हूँ। इनकी अलग अलग पार्टियां हैं, इनके अलग अलग नेता हैं और इनके नेता दलों में गठबंधन करते हैं। यही तो समाजवादी पार्टी ने जब उसको 2022 में हार मिली तो उसने अध्ययन किया, उसको लगा कि यम-वाई गठबंधन से हम नहीं जीत सकते हैं, मुस्लिम और यादव गठबंधन से हम नहीं जीत सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने क्या कहते हैं कि गैर यादव बैकवर्ड को तवज्जो देना शुरू कर दिया। 2024 लोकसभा देख लीजिए, आपको मैं अगर बताऊं तो प्रतापगढ़, बांदा, चित्रकूट, बस्ती, अम्बेडकर नगर, इन सब जगह लगातार पटेल सांसद, पटेल जो है प्रत्याशी बनाया और सभी लोग जीते। यहाँ तक कि इन्होंने अभी सुल्तानपुर में निषाद समाज के उसको टिकट दिया, वो जीता। सलेमपुर से राजभर, कहने का तात्पर्य उन्होंने गैर यादव बैकवर्ड को ढेर सारी तवज्जो दिया और सीटें जीते। भारतीय जनता पार्टी का रथ रोक दिया। तो 2007 में क्या था, बहुजन समाज पार्टी के साथ पिछले वर्ग का बहुत वोट था, पिछले वर्ग के तमाम लोग थे। लेकिन अब उसके बाद जो क्या हुआ कि ये पीडीए तो समाज सपा ने बना लिया, पीडीए में पिछड़ा समाज जो है मैक्सिमम संख्या में। भारतीय जनता पार्टी ने खुद पीडीए में पी जिसको कहते हैं, पिछड़ा जिसको कहते हैं, उसमें प्रिया पटेल से गठबंधन किया, ये संजय निषाद से गठबंधन किया, साथ में ओपी राजभर से गठबंधन किया और उसके बाद क्या कहते हैं कि चौधरी जयंत की पार्टी से गठबंधन किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी तो इस पर अध्ययन किया ना। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहते हैं कि पिछड़ों को अपने साथ किया, उधर समाजवादी पार्टी ने अपने साथ किया। अब बात आई दलित समाज की। दलित समाज में भी आप देखिए
एक साजिश के तहत ही कह लीजिए मायावती ने तो जिक्र किया था, चंद्रशेखर को खड़ा कर दिया, चंद्रशेखर सांसद बन गए। कहा जाता है कि उनमें भी दलितों के प्रति बहुत रुचि है। साथ में भारतीय जनता पार्टी और लोगों ने साजिश करके माइक्रो मैनेजमेंट किया। माइक्रो मैनेजमेंट किया, जैसे मान लिया कहीं जो है कनौजिया समाज का 20,000 वोटर है और अन्य दलित का ज्यादा वोटर है, तो उसने क्या किया, भाजपा ने कनौजिया समाज के लोग को टिकट दे दिया। अब पता लगा कि पूरा कनौजिया समाज अपने समाज का होने की वजह से उसको वोटिंग कर दिया। जितना भी किया, एक मिनट फिर होने दीजिए। कहने का मतलब ये है कि दलित समाज में भी गैर जाटों छोड़ के जो और दलित समाज हैं उनमें भी राजनीति किया लोगों ने। सपा के साथ ज्यादा समाज, पासी समाज जैसे सपा के साथ ज्यादा गया, सोनकर समाज जो है वो भाजपा के साथ। कहने का मतलब इतना बिखराव हो गया कि 2007 में जो आप सोच रही हैं कि मायावती 2007 दोहरा पाएंगे 2027 में, इतना आसान नहीं है। और इसमें मुझे डाउट लग रहा है, मायावती 2007 दोहरा सकती थी लेकिन उन्होंने उसके अवसर नहीं दिए। और भी मैं बाद में आपको बताऊंगा, मायावती 2007 अभी इस रैली से दोहरा पाएंगी, इसमें इसलिए डाउट है कि बताइए मान लिया 10 लाख लोग रहे हो, आज हर माफ करिए हर विधानसभा में लगभग 90 से 95 हजार वोट पाने वाला ही जो है प्रत्याशी चुना जाता है। और आज की तारीख में अगर उनकी रैली में 10 लाख लोग रहे हो तो हर विधानसभा से 2,500 से ज्यादा लोग नहीं हुए। एक अगर अनुमान लगाया जाए तो ज्यादा 2,500 लोग, 2,500 लोग एक घर में अगर 10 वोट मान लीजिए तो 25,000 वोट। तो अभी इस रैली से आप नहीं कह सकती हैं कि 2007 का जो है वो दोहरा पाएंगी। अब देखना ये होगा कि मायावती आगे क्या करती है। अभी बैठक हुई थी, सुना गया था कि वो हर मंडल में दौरा करेंगी, हर मंडल में दौरा करने के बाद जो है आकाश आनंद एक्टिव होंगे, है ना। तो 2007 इस रैली के द्वारा दोहरा पाएंगे, इस पर तो जिस तरह से सपा है, बीजेपी वो गठबंधन करके चुनाव लड़ती है, लेकिन मायावती जो है वो अकेले चुनाव लड़ने की बात करती है। तो आप बताइए, क्या उनके कार्यकर्ताओं को इससे निराशा होती है, वो निराश होते हैं? एकदम ये सवाल हर बसपा के कार्यकर्ता और हर बसपा के जो है कोऑर्डिनेटर के ऊपर है। वो सोचता है कि आखिर जब भारतीय जनता पार्टी एक जिलों की पार्टी से गठबंधन करती है, समाजवादी पार्टी गठबंधन करती है, तो बहुजन समाज पार्टी गठबंधन की राजनीति में क्यों नहीं आती? मायावती का कहना है कि जब हमने गठबंधन किया है तब हमको नुकसान हुआ है और गठबंधन की सरकारें ज्यादा दिन नहीं चलती हैं। लेकिन गठबंधन की सरकारें चलती नहीं है, आखिर भारतीय जनता पार्टी चला रही है कि नहीं चला रही है? बात यह है कि गठबंधन में आप अगुवाई करिए ना भाई। 403 सीटें हैं, आप 3 सीट पर लड़िए, 200 से ज्यादा सीट आप अकेले जीतिए, आपके सहयोगी 103 सीट पर लड़े, 10-20 सीट वो भी जीते, तो कौन आपकी सरकार गिरा लेगा? लेकिन नहीं, वो कहते हैं हम गठबंधन नहीं करेंगे। उनके कोऑर्डिनेटर और उनके जो अन्य नेता हैं वो समाज में जाके कहते हैं, मायावती ने तो ऐलान किया है कि मैं अपने समाज से वायदा करती हूँ, बहुजन समाज के लोगों से वायदा करती हूँ कि मैं सरकार बनाऊंगी, मुझे चाहे जो करना पड़े। और एक तरफ आप कहती हूँ कि मैं गठबंधन नहीं करूँ, जबकि गठबंधन छोटे छोटे दलों से, जिसे भाजपा ने किया, सपा ने किया। आखिर बसपा अगर गठबंधन करना चाहती तो तमाम ऐसे छोटे छोटे दल हैं, उनको 10 सीट, 5 सीट, 15 सीट दे करके उनको साथ जोड़ती तो एक माहौल बनता है ना। तो उसके बाद देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में 17% मुस्लिम हैं, 17% मुस्लिम है। उन्होंने 2022 में पूरा वोट दिया था सपा को, लेकिन सरकार नहीं बन पाई क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट है वो ज्यादा 8-10% है, तो वो 30-32% वोट पर रह गए। लेकिन मायावती का जो बेस वोट है वो लगभग जो है 22% माना जाता है। 17% मुस्लिम वोट मिल करके ये 33-34% पर जा सकती है, लेकिन मुस्लिम वोट अल्पसंख्यक वोट जिसे कहते हैं वो इनकी तरफ नहीं आ रहा है। अल्पसंख्यक वोट बसपा की तरफ नहीं आ रहा है, उसको जोड़ने के लिए इनको कुछ करना चाहिए। लेकिन अब पता लगा कि आप अगर गठबंधन नहीं करोगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो आप सर्वाइव में यही सब कुछ हो जाए। जो भाजपा की बी टीम लोग बोल देते हैं, मायावती के कुछ ऐसे एक्शन है जिसकी वजह से जब विधानसभा का चुनाव होगा, बसपा का कार्यकर्ता अगर ये समझेगा कि हमारा प्रत्याशी नहीं जीतेगा तो वो अपने ही प्रत्याशी को वोट नहीं देगा, वो तो अपना ऐसा विधायक चुनना चाहेगा कि जो जीते और उनका काम करे।
तो बसपा नहीं हो सकती ना, क्योंकि वो कह रही कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। आज देखिए, आज जो राजनीति की मांग यही है कि आप गठबंधन करिए। कुछ लोग बसपा की रैली पे तमाम तरह की आलोचना कर रहे हैं, करे उन्होंने तो उमाशंकर सिंह को जिम्मेदारी दे दी, वो ठाकुर है, ठाकुर जुड़ नहीं रहा है, उन्होंने सतीश चंद्र मिश्रा को जिम्मेदारी दे दिया, वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण जुड़ नहीं रहा है, उन्होंने मतलब विश्वनाथ पाल को जिम्मेदारी दे दिया, पाल समाज के तो प्रदेश अध्यक्ष सपा में है। मतलब कुल मिला के इस तरीके के नरेशन बनाया जा रहा है। लेकिन देखिए होता क्या है कि अब बसपा में वो नेता नहीं रह गए, पहले के नेता रहे नहीं, लेकिन और पहले के नेता बेरोजगार नहीं बैठे हैं। बेरोजगार से तात्पर्य भाजपा में है तो विधायक है, सांसद है या मंत्री है, तो वो क्यों जो है वहां से आएंगे, है ना। सपा में है तो विधायक है, सांसद है, वो क्यों आएंगे। जो नहीं है उनको जो है 2027 में जब सरकार बनने की उम्मीद नहीं है तो वही क्यों आएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य इतने बड़े पिलर थे, वो अपनी खुद भी पार्टी बना के चल रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब है मायावती से ये दो रणनीतिक चूक हुए। सबसे पहले तो भाजपा सरकार की जो आपने तारीफ कर दिया, उसमें आप वो तारीफ भी करती लेकिन आलोचना ज्यादा करती कि मैं इसके लिए धन्यवाद दे सकती हूँ, लेकिन धन्यवाद दे सकती थी, लेकिन भाजपा ने जो है गरीबों के साथ किया, किसानों के साथ किया, बेरोजगारों मतलब छात्रों के साथ किया, इसकी नीतियां नहीं सही है, नहीं तो मैं भी धन्यवाद देती। इस तरीके से अब घुमा के भी धन्यवाद दिया, वो धन्यवाद दिया जा सकता था, नहीं किया। और दूसरी जो उन्होंने घोषणा किया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, ये बात सही है कि बसपा का जो कार्यकर्ता है अभी भी वो होप में है, अभी इस उम्मीद में है कि नहीं बहन जी जो कहती है वो सही है, बहन जी कहीं सरकार बनाएंगे तो बनाएंगे, उसी सपने में है। अरे भैया, सरकार बनाने के लिए 206 सीटें 203 सीटें चाहिए, एक सीट खाली, एक विधायक है, कैसे हो पाएगा। अब देखिए क्या है, कैसे है, अंदर खाने क्या किसका समझौता है। लेकिन ये तो गठबंधन की राजनीति में आना ये बसपा के लिए बहुत ही जो है खराब। सर, ये जो आजम खान है उनकी जो नाराजगी है वो क्या बसपा को नुकसान पहुंचाएगी और सपा को जो है इसका फायदा होगा, इस पे आपकी क्या राय है। नहीं, आजम खान नाराज है। वो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1857 में, तो तमाम नेता ऐसे थे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई का भी जिक्र होता है, तात्या टोपे का भी जिक्र होता है। वो लोग अंग्रेजों से नाराज इसलिए थे, किसी की पेंशन नहीं मिल रही थी, किसी का उसने राज हड़प लिया था। आजम खान जो सपा से नाराज हैं, उसका उनको खाली इसीलिए उनको महत्व नहीं दिया जा रहा है, उनके लड़के को महत्व नहीं दिया जा रहा है, सपा उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ रही है। जब मामला कोर्ट में है, अखिलेश यादव ने कहा जब मामला कोर्ट में है तो या तो कोर्ट से आप बरी हो जाइए, या तो हमारी सरकार आएगी तो हम आपके केस वापस ले लेंगे। आजम खान की सपा से नाराजगी की और वजह है कि वो रामपुर से सांसद किसी दूसरे को चाह रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने किसी दूसरे को चुनाव लड़ा दिया। ये है कि आजम खान की नाराजगी का कोई असर जमीन पर नहीं दिख रहा है। आजम खान इतने बड़े वो नहीं है कि पूरे 403 विधानसभा में प्रभावित कर देंगे। और आजम खान मायावती की से भी नहीं मिले। आजम खान सपा छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खास की। उन्होंने जयाप्रदा का भी तो विरोध किया था, तब भी तो जयाप्रदा सांसद हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता है कि आजम खान नाराज होंगे तो इससे सपा का नुकसान और बसपा का फायदा हो जाएगा। जब तक, अच्छा ये बताइए, आजम खान एक ऐसे नेता थे, पर्ची लिख देते थे और सपा में उसको मान लिया जाता था, है ना। वो पद जो है बसपा दे पाएगी, मुझे नहीं लगता कि नहीं दे पाएगी। मायावती आज क्यों उनको जो है हीरो बनाएंगी, आखिर क्या उनसे लेना देना है। जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी निकाल दिए गए तो ऐसी कंडीशन मुझे नहीं लगता कि आजम खान नाराज होकर पार्टी से अलग जाएंगे और इसका फायदा बसपा ले लेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो सर ये बताइए कि ये जो बसपा अध्यक्ष मायावती है और आकाश आना है, वो बसपा को किस तरह से मजबूत बनाएंगे। देखिए, मायावती मंडल की रैली करने के लिए कह रही है कि हम मंडल की समीक्षा करेंगे, मंडल में जाएंगे। इसी तरीके से आकाश आनंद के बारे में कहा जा रहा है कि वो यात्राएं करेंगे, अभी बिहार चुनाव खत्म हो जाए वो यात्राएं करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, लोगों से मिलेंगे। तो ये एक स्थिति है कि जिसमें ये लोग करेंगे, लेकिन अभी पहले वहां से निकले तो, दिल्ली या लखनऊ से निकले तो मायावती से आम आदमी का मिलना इतना आसान नहीं है। आप बताइए, मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री तो ये भी है, क्या नाम है, अखिलेश यादव भी है, लेकिन उनसे मिलना आसान है। अक्सर आप सेल्फी देखती होंगी कि हाँ अखिलेश के साथ फलाने मिलने गए, ठिकाने मिलने गए, सेल्फी खिंचवाया और जो है सोशल मीडिया पर लगाया। आकाश आनंद युवा है, उनकी सोच युवा है, लेकिन जैसे उन्होंने
भाजपा के खिलाफ बोलना चालू किया, उनके पर कतर दिए गए। आज तो मायावती ने उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर ही दिया है। आकाश आनंद उनके देख रेख में काम कर ही रहे हैं। एक युवा नेता है, उनके पास समय ही समय है, 2027 नहीं तो 2032 के बाद भी तो समय आएगा। वो लंबी रेस के घोड़े हैं, लेकिन लंबी रेस का घोड़ा तब तक ही काम करेगा जब तक उसके साथ लोकतंत्र में जनता है। अगर जनता ही नहीं रहेगी तो क्या होगा। ये मायावती का प्रयास है कि 2027 में आकाश आनंद को दौड़ा करके, आकाश आनंद को क्षेत्र में भेज करके और क्या कहते हैं बसपा को मजबूत करने की कोशिश की जाए। लेकिन ज्यादा जरूरी है, देखिए राजनीति में या तो आप क्लास जोड़िए या तो आप कास्ट जोड़िए। कास्ट जोड़ने में फिर आप प्रोग्राम बनाइए कि हमें ब्राह्मणों को जोड़ना है, हमें पिछड़ों में पाल को जोड़ना है, हमें पटेल समाज को जोड़ना है, हमें कुशवाहा समाज को जोड़ना है, साक को जोड़ना है, सैनी को जोड़ना है, लोनिया को जोड़ना है, चौहान को जोड़ना है। ये आप पूरा कैसे जोड़ पाएंगे। या तो फिर आप जो है क्लास जोड़िए कि हम दलित समाज है, पूरा दलित हमारे साथ रहे, पिछड़ा समाज हमारे साथ पूरा पिछड़ा है, जिससे सपा ने जो पीढ़िया बनाया है। अब मायावती और आकाश आनंद क्या कर पाएंगे, ये तो 2027 में उनका टेस्ट होगा। और बिहार में तो उन्होंने समझौता भी कर रखा है, वो क्या नाम है, बिहार में अकेले लड़ रही है, बिहार में भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश 2027 महत्वपूर्ण है बसपा। सर ऐसा देखने को मिलता है कि आप बसपा की जो राजनीति है उससे आप ज्यादा रुचि रखते हैं, तो आप ये बताइए कि जो बसपा की जो सोशल इंजीनियरिंग है तो उससे आप क्या कहना चाहेंगे, तो कितना मजबूत आप उसको देख पाते हैं। देखिए बात आपकी सही है, सोशल इंजीनियरिंग मायावती ने 2007 में किया था, तब भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत नहीं थी, समाजवादी पार्टी की उसके पहले सरकार थी। और जो है मायावती इसने सोशल इंजीनियरिंग किया, उनके साथ ब्राह्मण समाज जुड़ा। पिछड़े समाज में जैसे मैंने पहले बताया कि पटेल समाज हो या कुशवाहा समाज हो या साक सैनी हो या पाल समाज हो, वो बहुत मजबूती से जुड़ा रहा। अल्पसंख्यक समाज का भी उनको वोट मिला है ना। लेकिन कभी कभी मुसलमान का नाम लेकर के मायावती के जो स्टेटमेंट आ जाते हैं वो अल्पसंख्यक समाज से भी उनको दूर कर दिए। तो सोशल इंजीनियरिंग नेक्स्ट जनरेशन में जब जो है समाज जो है नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच गया, आज सबके हाथ में इंटरनेट है, सबके हाथ में मोबाइल है, सब सोशल मीडिया पर अपडेट है। पहले इतना नहीं था सोशल मीडिया का, तो सब लोग अपडेट है। ऐसे अपडेशन में क्या कहते हैं कि लोग जागरूक हैं। वो सोशल इंजीनियरिंग जो पहले उन्होंने किया था, मैं आपको बताऊं पहले के नेता जात का नाम नहीं लेते थे, उनके बिरादरी के लोग कम रहते थे, लेकिन वो चुनाव कई बार जीते हैं। तमाम जगह हमने देखा कि उनके अगर जात वाली व्यवस्था पहले होती तो शायद ऐसा होना होता कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 5,000 उनके बिरादरी के लोग हैं, लेकिन वो चुनाव जीत जाते थे। आज तो कास्टिज्म की जो राजनीति हो रही है उसके तहत सोशल इंजीनियरिंग आप कितना करेंगे। बड़े नेता है ही नहीं है। देखो बड़े नेता को हर समाज जो होता है वो अपने बड़े नेता को देखता है, और जब तक बड़ा नेता आपकी पार्टी में नहीं आएगा और स्थानीय स्तर पर बड़ा नेता नहीं आएगा तब तक तो मुझे लगता नहीं सोशल इंजीनियरिंग अब काम करेगा। क्योंकि एक तरफ तो वो भी पीडीए बना के सोशल इंजीनियरिंग कर रही है, और भाजपा सोशल इंजीनियरिंग के तहत जो तमाम दलों से छोटे छोटे दलों से गठबंधन की है। आपको सोशल इंजीनियरिंग अगर करना है तो छोटे छोटे दलों से गठबंधन करना होगा। अगर आप गठबंधन नहीं करते हैं तो आप डाटा देते हैं कि हमने इतना ब्राह्मणों को टिकट दिया, हमने इतना क्या कहते हैं कि ठाकुर को टिकट दिया, इतना हमने मौर्या को दिया, इतना हमने शाक्य को दिया, इतना हमने पटेल को दिया। दलित में आप कह दीजिए इतना हमने वाल्मीकि को दिया, इतना हमने सोनकर को दिया, इतना हमने जाटों को दिया, इतना हमने पासवान समाज को दिया। ये सोशल इंजीनियरिंग नहीं काम करेगा। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है कि जो है आप संगठन में और बड़े नेताओं के साथ में किस तरीके सोशल इंजीनियरिंग होती है, किस तरीके से आप उनको महत्व देते हैं। हालांकि देखिए बहुजन समाज पार्टी ने 3 फार्मूला तय किए हैं। पहले तो दलित और पिछड़ा को जोड़ना, दलित पिछड़ा को जोड़ने के बाद दलित और अल्पसंख्यक समाज को जोड़ना, उसके बाद जो है दलित और सवर्ण समाज या सामान्य वर्ग को जोड़ना। ये तीनों पर जो है काम कर रही है बसपा। अभी तो बसपा जो है क्या कहते हैं कि दलित और पिछड़ों को जोड़ने पर काम कर रही है, आगे जो दलित अल्पसंख्यक को जोड़ने पर भी काम करेगी, फिर दलित और सवर्ण को जोड़ने पर काम करेगी। लेकिन ये आप किसके किसके घर जाएंगे। लेकिन अगर एक नेता जुड़ गया क्षेत्रीय स्तर पे, वो भी नहीं कि एक सतीश चंद्र मिश्रा बैठे हुए हैं ऊपर, एक सतीश चंद्र मिश्रा पूरे प्रदेश में कैसे कौन कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाए। एक उमाशंकर सिंह बैठे हैं, एक ही उमाशंकर सिंह कैसे कौन कर पाएंगे। क्षेत्रीय विधानसभा स्तर पे अगर आप सोचिए
एक विधानसभा स्तर पे, लोकल स्तर पे अगर 4 ठो दलित 4 सवर्ण आपके साथ आ जाएं, 4 नेता जो है क्या कहते हैं कि पटेल समाज के आ जाए, 4 नेता आपके साथ बड़े बड़े अच्छे अन्य समाज के आ जाए, तो तब सोशल इंजीनियरिंग काम करेगी। अब पता लगा सतीश चंद्र मिश्रा वहां बैठे हैं और क्षेत्र में आपके न पार्टी में कोई पदाधिकारी है ना तो कोई और कार्यकर्ता है, तो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला जो है अब हमारे हिसाब से पुराना हो गया है। अब उस पर कोई जो है वो आ नहीं सकता। अब आपको क्लास जोड़ना होगा, क्लास जोड़ने से ही होगा जो समाजवादी पार्टी। लेकिन हाँ, बसपा अध्यक्ष के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत मेहनत करती हैं और जो कहती हैं करके दिखाती हैं। 2027 के लिए बहुत बड़ी चीज है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सुची जी, आपने जो है हमका हमारा इंटरव्यू लिया। थैंक यू। आप सभी के लोगों को दीपावली की ढेर सारी धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हमारे साथ एमपी टॉक शो के संपादक मनोज तिवारी थे। उन्होंने बताया कि कैसे बसपा अपनी रणनीति बना रही है और 2027 में फिर से मजबूत मोर्चे की तरफ सियासत बढ़ रही है। हालांकि बसपा के पास कई चुनौतियां हैं, जिसमें खुद को बीजेपी से अलग दिखाने की सबसे बड़ी चुनौती है और दूसरी दलित समाज के साथ साथ पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज को साथ लाने की चुनौती है। कैसे बसपा अध्यक्ष इस पे काम करेंगी और ये क्या इस पे वो काम कर पाती हैं, हम फिर से आपको अपडेट करेंगे। देखते रहिए एमपी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।